किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी लर्नर को डेटा एनालिटिक्स आनी चाहिए। डेटा समझना आना चाहिए, डेटा के साथ काम कैसे करते हैं वो आना चाहिए। डेटा की मैपिंग कैसे किया, डेटा की मैपिंग, डेटा से इनसाइट्स, डेटा से कंक्लूजन्स, हाइपोथेसिस जो बोलते हैं। इवन विद एजेंटिक एआई, जनरेटिव एआई, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, 60 to 70% of a time for a professional data scientist goes within data analytics। भाई साहब, अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं और आपको समझना है तो डेटा एनालिटिक्स में आपको पूरा जोंक देना है, जिसमें कुछ मैथमेटिकल टूल भी हल्का हल्का समझ लीजिए। सबसे पहला मॉडल लीनियर रिग्रेशन, के मींस क्लस्टरिंग, एसवीएम इज सपोर्ट वेक्टर मशीन। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस नए एक पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारे साथ एक जबरदस्त शख्सियत है और संपूर्ण सर एआई के गुरु माने जाते हैं। लगभग 8+ इयर्स का एक्सपीरियंस है सर का एआई के फील्ड में। मतलब जब लोग एआई के लिए अवेयर नहीं थे तब से सर उस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। काफी एक्सपर्ट है, बच्चों को गाइडेंस देते हैं, सजेस्ट करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हेल्प करते हैं और गिग्स फॉर गिग्स में टेक्निकल स्टाफ में भी है और साथ में टीचिंग में भी है। तो सर स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर। सर आज मतलब मुझे तो बहुत ही मजा आएगा आपसे बात करके, बच्चों को तो उससे भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि हर जगह एक हवा चली है। एआई एमएल, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, यही सब चल रहा है, जनरेटिव, यही सब चीजें चल रही है सर, राइट। और ऑफ कोर्स ये फ्यूचर है भी। पर जो बच्चे कॉलेज के अंदर एंट्री लिया है, चाहे वो किसी भी ब्रांच के हो, मैकेनिक, क्योंकि एआई कोई ब्रांच स्पेसिफिक नहीं है सर, मुझे ऐसा लगता है। चाहे वो मैकेनिकल का हो या सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, कंप्यूटर साइंस का हो, डेटा साइंस का हो, किसी भी ब्रांच में है, उसको बस ये पता है कि एआई फ्यूचर है। पर इसको ये नहीं पता कि वो फ्यूचर है तो सही, पर अपने आप को वो फ्यूचर स्टिक चीजों पर कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले 3 साल बाद, 4 साल बाद जब वो पास आउट होंगे, उनको नहीं पता क्या सिचुएशन होने वाली है। तो सबसे पहले सर उन बच्चों को ये बताइए कि जो बच्चे स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में ही, उनको क्या क्या करना चाहिए ताकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके इन द फील्ड्स ऑफ एआई। सो एआई में ना 5 भाग होते हैं कुल मिला के। सब मैं पहले भाग के बारे में बाद में बात करूंगा, बाकी 4 के बारे में बिल्कुल पहले कर लेते हैं। सबसे पहले होती है मशीन लर्निंग। ये होती है ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग, जो कि बिल्कुल मतलब जो आप अपने लैपटॉप पे भी चला सकते हैं, मॉडल्स वो ऐसे होते हैं। फिर आती है डीप लर्निंग, जिसमें थोड़ा न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, थोड़ा ट्रांसफॉर्मर्स के आर्किटेक्चर के बारे में समझना पड़ता है। फिर तीसरी आती है जनरेटिव एआई, जो आजकल पॉपुलर है। बिल्कुल ठीक है, मुझे याद है इस पर आपने प्रोजेक्ट भी कुछ बनवाए थे। हाँ जी, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनवाए हैं। बट हाँ, फिर चौथा है एजेंटिक एआई। अच्छा ठीक है, ये जनरेटिव एआई से थोड़ी डिफरेंट है, अपने में ही एक फील्ड निकलती जा रही है, अभी भी बन रही है ये फील्ड। ओके ठीक है, आगे फ्यूचर में यही फील्ड आगे काम आएगी। एजेंटिक एआई, हाँ जी। सबसे जो पहली चीज जो होती है ना, वो होती है डेटा एनालिटिक्स। ओके, 3 चीज से भी पहले जो आप बाद में बात करूंगा, पर पहले जो चीज, हाँ, इन चारों से पहले, सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी लर्नर को डेटा एनालिटिक्स आनी चाहिए। डेटा समझना आना चाहिए, डेटा के साथ काम कैसे करते हैं वो आना चाहिए। डेटा की मैपिंग कैसे किया, डेटा की मैपिंग, डेटा से इनसाइट्स, डेटा से कंक्लूजन्स, हाइपोथेसिस जो बोलते हैं, तो उसका मैथमेटिकल टूल समझना जरूरी है। उसमें मैथ्स इतनी ज्यादा जरूरी नहीं होती है, बट आपको टूल्स आने चाहिए कि भाई पांडास करके एक टूल होता है जी, सीक्वल समझ में आनी चाहिए। नो सीक्वल, डेटा पे काम कर रहे हैं तो बिल्कुल सीक्वल आना चाहिए। बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट द डेटा एंड देन उस पे मैनिपुलेशन कैसे करना है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, एक्सप्लोरेशन कैसे करना है। ये अपने में ही बहुत ही बड़ी फील्ड है, और आज की डेट में भी even with agentic AI, generative AI, deep learning, machine learning, 60 to 70% of a time for a professional data scientist goes within data analytics only. जॉब के अंदर भी जो जॉब में जो काम कर रहे हैं वो 60 to 70% टाइम उनका आज भी डेटा एनालिटिक्स में ही जाता है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं सर कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जो भी धीरे धीरे इंजीनियरिंग में पनपना शुरू हुए हैं, जो धीरे धीरे चीजों को समझ रहे हैं और उनको इस फील्ड की तरफ मूव करना है, तो उनको इनिशियल लेवल पे पांडाज हो गया, एसक्यूएल हो गए, इस चीज पे उनको कमांड करने की जरूरत है। डेटा के साथ थोड़ा थोड़ा खेलने की जरूरत है उनको। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ और सिर्फ मतलब सिर्फ डेटा साइंस जो सीख रहे हैं उन्हें नहीं, ये सबको आना चाहिए, क्योंकि आप भी डेटा के साथ तो काम करते होंगे, एक्सेल्स के साथ, रिपोर्ट्स पे वगैरह काम करते होंगे। कोई भी अकाउंटेंट हो, बैंकर हो, फार्मासिस्ट हो, ये तो सबको आना चाहिए। ठीक है, हम लोग उनसे एक्सेल से थोड़े ऊपर उठ के टूल्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़े इंजीनियर्स हैं। पांडास, सीक्वल, ये सब
आना तो ही फर्स्ट ईयर पड़ेगा। वाले बच्चे सीख सकते हैं पांडा से? बिल्कुल। कहाँ से सीखेंगे सर? मतलब कहीं कोई फ्री ऐसे साइट है जहां पर मतलब या टूल कैसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ मिलेगा ये पांडास और ये एसक्यूएल और ये सारी चीजें? तो SQL? दो चीजें होती हैं, एक तो ऑब्वियसली जीएफजी में भी नेशंस क्लब में काफी अच्छे फ्री कोर्सेज, मतलब वो तो सर मतलब प्रीमियम कंटेंट ही एक तरीके देखा नहीं नेशंस क्लब का भी कोर्स मैंने रिव्यू किया था, मैंने ही स्ट्रक्चर किया था, वो भी काफी अच्छा मतलब लगता है। उसी की मैं बात कर रहा हूँ सर, उसमें भी काफी प्रीमियम कोर्सेज को हमने नेशन स्किल में डाल दिया था। हाँ, वो उसकी कॉस्ट तो जीरो ही है। जी। दूसरी चीज है, स्टूडेंट्स को ना फर्स्ट ईयर में गूगल कोलैब करके एक टूल होता है जी। जो अगर आपके पास एक जीमेल अकाउंट है तो आपके पास गूगल कोलैब का एक्सेस भी है, वो समझना बहुत जरूरी है। उसके साथ कैसे काम करते हैं वो जरूरी है। वो आपको बहुत अच्छी रैम देता है, जीपीयू भी देता है, स्टोरेज भी देता है, तो आपको एक महंगा लैपटॉप खरीदने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं बची। वर्चुअल आपका वो पूरा एटमॉस्फेयर बना एग्जैक्टली, एक वर्चुअल आर्किटेक्चर बना के देता है। एग्जैक्टली, सर्वर जो बोलते हैं, वर्चुअल मशीन जो बोलते थे, वो बना के दे देता है। ये सब पता है सर मुझे कैसे पता? मैं जब कॉलेज में हमें एक गेम खेला होता था तो हमारा जो सिस्टम है वो काम नहीं करता था, तो हम वर्चुअली उसको एक्सटेंड करते थे। राइट, कौन नया लैपटॉप लेगा, इतने से बड़े बड़े घर वाले तो दिलाएंगे नहीं। तो हम अपने नॉर्मल ही सिस्टम के अंदर हम उसको वर्चुअली रैम और वो सब चीजें बढ़ाते थे और फिर उसमें गेम खेलते थे। तो हाँ, ये भी एक तरह से वही है, आप उस पर गेमिंग तो नहीं कर पाएंगे। हाँ। लेकिन हाँ, डेटा एनालिटिक्स में पहला साल तो बच्चे को अपना डेटा एनालिटिक्स में झोंक देना चाहिए। पहला साल? हाँ जी। तो भाई साहब अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं और आपको समझना है तो डेटा एनालिटिक्स में आपको पूरा झोंक देना है, जिसमें कुछ मैथमेटिकल टूल भी हल्का हल्का समझ लीजिए, वो हेल्प ही करेगा आपको। एग्जैक्टली। राइट, उस चीज के अंदर समझने के लिए। क्योंकि एक मैं सर किसी का बहुत ही फेमस है कोई, उनका पॉडकास्ट ही सुना था, तो उसमें कह रहे थे कि एआई, मशीन लर्निंग, ये सब चीजें आने वाले टाइम में, फ्यूचर में ये वो लोग ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं जिनको मैथ से प्यार है। तो वो कुछ बता रहे थे होंगे, मैं पूरा तो नहीं देखा पर थोड़ा सा देखा, क्योंकि बोला अगर मैथ्स आपकी अच्छी है तो आप आने वाले, वो ये बताने चले खाली यही फील्ड नहीं, आने वाला बोला पहले क्या औचक चलता था सर, पहले चलते थे थ्योरम्स आते थे और लॉज आते थे, तो आप कोई चीज को एक्सपेरिमेंटल भी प्रूफ कर देते थे, आपको मैथमेटिकल चीजों की जरूरत नहीं थी। कुछ कुछ जगह मैथमेटिकल लगते हैं, एक्सपेरिमेंटल भी प्रूफ हो जाता था और उसको जस्टिफाई माना जाता। आज के डेट में 99% चीजें मैथमेटिकल चल रही है। ओके, सो मैं इसमें दो चीजें बोलूंगा जी। पहली चीज तो हाँ, मैथ्स की जरूरत है, बट rather than remembering formulas, you need to understand the concept. Because आजकल स्पेशली पाइथन जैसी लैंग्वेज में आजकल ऐसी चीजें आ चुकी हैं, ऐसी लाइब्रेरीज आजकल या 10 साल पहले भी एग्जिस्ट करती थी। सर उसका ब्यूटी ही यही है, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में आपका मॉडल, पूरा मॉडल तैयार कर सकते हैं आप। आपकी इतनी सारी लाइब्रेरीज बनी हुई है, मतलब इतना कंसाइज, इतने अच्छे तरीके से बने, इसलिए सर लोग शिफ्ट भी हुए इसकी तरफ। एग्जैक्टली, कोड लिखना काफी आसान हो जाता है। एग्जैक्टली, जैसे पहले मैं आर में काम करता था, वहां पे मॉडल खुद बनाना पड़ता था। सही बात है। तो इस वजह से मुझे पूरी काफी मॉडल्स की एकदम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो गई। पर उसका बेनिफिट आपको पाइथन में मिला होगा सर। हाँ। जब आप उसके मॉडल लाइब्रेरी खुद ही बनाया आपने, तो यहाँ पे जब आप यूज करते हो तो बिहाइंड द सीन जो वो पिक्चर चल रही होती है ना, वो भी हमको पता होती है। एग्जैक्टली, तो मुझे समझ में आता था कि भाई मॉडल को कैसे ट्रेन करना है, कैसे क्या पैरामीटर्स रखने हैं। दूसरी चीज ये मैं बोलूंगा कि मैथ्स जो है डेटा साइंस में इतनी बड़ी नहीं है कि आपको मतलब सालों लग जाएं। वो बड़ा बेसिक है, बेसिक। एग्जैक्टली, अगर आप 4 साल दे रहे हैं डेटा साइंस को, 4 साल में सब मुश्किल से 1-1.5 महीना भी मैथ्स को दे दे। 3 ही चीज है सर, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, हाँ, लीनियर अलजेब्रा, हाँ, कैलकुलस और ऑप्टिमाइजेशन। नहीं, उसमें भी सिर्फ डिफरेंशिएशन। हाँ, मतलब आप कह सकते हो एग्जैक्टली यही तीन चीजें हैं। बिल्कुल मतलब प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैं इनको अलग-अलग स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी मेनली हाइपोथेसिस जो होते हैं, हाइपोथेसिस जो आप निकालते हैं, और बहुत सारे जेट टेस्ट, टी टेस्ट। हाँ, बिल्कुल, ये सब मेरे ख्याल से शायद यूज होता है। हाँ जी, काई टेस्ट, टी टेस्ट, बिल्कुल है ना, काई टेस्ट, शेव बाय शेव और ये सब होते हैं बहुत सारे। वो थोड़ा एडवांस हो गया, उसको सीखने की जरूरत नहीं है। अगर जान लेंगे तो अच्छा है, बट जरूरत नहीं पड़ती उसकी। और उसके से पहले थोड़ा सा पीएनसी सीख लो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के साथ खेलेंगे, बेस थ्योरम्स। नहीं सीखने जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोबेबिलिटी में आपको बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सो प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो समझ लीजिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे गॉसियन हो गया, रेक्टेंगुलर हो गए, उसके बाद आपके पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, ये छोटे मोटे दौर। एग्जैक्टली, यही। सो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों समझोगे? आपको अपना डेटा समझना है, इसलिए आपको डिफरेंशिएशन क्यों समझना है, क्योंकि आपको ग्रेडियंट डिसेंट करके एक एल्गोरिथम होता है जिसके बेसिस पे पूरी डीप लर्निंग खड़ी हुई है, वो समझना है। उसमें भी डिफरेंशिएशन में भी आपको 3-4 कॉन्सेप्ट्स ही समझना है। पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होता है,
चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, और डिफरेंशिएशन करते क्यों है, बस। सही बात है। मतलब आप 2 दिन में पूरा जितनी डेटा साइंस के लिए मैथ्स चाहिए है, डिफरेंशिएशन चाहिए, वो आप 2 दिन में 2-3 दिन 4 दिन में आप खत्म कर सकते हो। और अगर आप बहुत आराम से भी कर रहे हैं 1-2 घंटा पर डे, तो आप 1.5 महीने में सारी मैथ्स निपटा सकते हो। सही, मोर देन सफिशिएंट है उस चीज को। इवन सर ये सब चीजें हमारे गेट के लिए भी होता है। जो बच्चा गेट का डीए में भी आपको पता होगा सर, गेट शुरू हो गया है, तो उसके लिए भी जब मैं बच्चों को गाइड करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कोई भी चीज शुरू करने से पहले वहां मैं बच्चों को बताऊँ, क्योंकि सर वहां पर एमएल भी मैथमेटिकल अप्रोच से चलता है, राइट। और एमएल के बिना एआई में एंटर नहीं कर सकते। तो बच्चों को मैं बोलता हूँ सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ये 3 चीजें निपटा दो। और उस 3 का वेटेज सर 35 से 40 नंबर का है। मतलब आप समझ लीजिए, है कहने को 3 अलग अलग सब्जेक्ट है, एक तरीके देखा जाए तो मैथ्स ही है, पर उसका वेटेज 40 मार्क्स का है, 35 to 40 मार्क्स का। मतलब कट ऑफ जाता है 30, 32, 33। कट ऑफ तो सिर्फ ये मैथ्स पढ़ के अच्छा निकाल सकता है, और एप्टीट्यूड पढ़ लो तो 50% ऊपर, क्योंकि एप्टीट्यूड का वेटेज है 15 नंबर का। तो 40 + 15 55 मार्क्स तो आपने मैथ्स और एप्टीट्यूड से ही कवर कर लिया। तो वो एक अलग अप्रोच चलता है सर। बट इस सबके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने बता दिया बच्चों को पांडास, एसक्यूएल, डेटा के साथ खेलना। हाँ, तो इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, डैशबोर्ड बनाना आना चाहिए। ओके, वो सर कैसे करेंगे बच्चे? ये फर्स्ट ईयर में है ना, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पांडास इक्वल, नो इक्वल सीख लिया, सेकंड सेमेस्टर आप पूरा डैशबोर्ड को दे सकते हो। ओके, जिसमें आपको टैब्लो आना चाहिए, पावर बीआई आना चाहिए, और ये समझना चाहिए। मेरे को सिर्फ टैब्लो यूज करना आता है सर। कोई बात नहीं सर, मुझे भी सिर्फ टैब्लो ही आता है, पावर बीआई तो मैंने सीखा ही नहीं आज तक। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, इनके जो कमर्शियल लाइसेंसेस होते हैं बहुत महंगे होते हैं। सो अ कंपनी विल बाय ओनली वन, आई थिंक $1 million का है, तो दे विल नॉट परचेज बोथ, ट्रू, राइट? सो इट्स रियली एक्सपेंसिव। सो बाय लक समझ लीजिए, बाय चांस समझ लीजिए, मुझे सिर्फ टैब्लो वाली कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिला। पावर इंडिया में जनरली अभी मैं देखता हूँ जो कंपनी टैब्लो पे ही कर रही होती है जनरली। हाँ, इंडिया में एक्चुअली इंडिया में पावर बीआई पे कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं जहां पे था वहां पे जो डेटा पे जो मैनिपुलेशन का जो काम होता था, सारी चीजें वो टैब्लो से ही करते थे। एक्चुअली अभी क्या हुआ है ना, 2023 से माइक्रोसॉफ्ट ने पावर बीआई पे बहुत हेवी डिस्काउंट्स दे दिए। अच्छा, तो अब कंपनीज पावर बीआई पे आ रही है इंडिया में, बट इंडिया के बाहर आज भी टैब्लो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो डैशबोर्ड्स में ना आपको ये भी समझ होनी चाहिए कि भाई at the end of the day a dashboard should tell a story, right? If you have just created a dashboard that just says numbers, it is absolutely meaningless. अगर आपका डैशबोर्ड एक ब्रांड गाइडलाइन नहीं फॉलो करता, सुंदर नहीं दिखता, मतलब डैशबोर्ड जो होते हैं ना, दे आर काइंड ऑफ लाइक रेज्यूमेस। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो बिजनेस वाले लोग होते हैं, वो सीधा वही यूज करते हैं, और दे यूज इट फॉर मे बी 2 minutes 3 minutes a day at the most। वो भी बहुत ज्यादा ही बोल रहा हूँ, सही है ना? तो उस 2-3 मिनट में अगर आपकी कोई स्टोरी लाइन नहीं बन के आ रही, अगर आपका कोई एक्शनेबल इंसाइट नहीं बन के आ रहा, तो फिर वो तो डैशबोर्ड डेटा का मतलब ही नहीं, और डैशबोर्ड का भी कोई मतलब नहीं निकला। सही बात है। तो इसे कहते हैं स्टोरी टेलिंग विद डेटा। सेकंड सेमेस्टर में अगर ये समझ आ गई, पर सर सीखेंगे कैसे बच्चे? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज है। आपने बच्चों को गाइड कर दिया कि फर्स्ट सेमेस्टर में तुम ऐसे पांडास के साथ खेल लो, आप SQL के साथ थोड़ा सा खेल लो, SQL के साथ कर लो। सेकंड सेमेस्टर में आप डैशबोर्ड बनाओ। डैशबोर्ड आपने बोला टैब्लो या फिर पावर बीआई, कोई भी आपने जो भी बोला आप यूज करें। क्वेश्चन ही बनता है फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज पे आए, अब उनको डैशबोर्ड बनाना है, तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करें? बेसिक चीजों के लिए बनाए। सबसे पहले तो डेटा सेट ढूंढना पड़ता है। ओके, ठीक है, बच्चे अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे ऑसम पब्लिक डेटा सेट्स, ठीक है, तो एक गिटहब रिपोजिटरी आएगी जिसका नाम है ऑसम पब्लिक डेटा सेट्स। अच्छा, नाम ही यही है। हाँ, नाम ही यही है। ठीक है, तो उसमें करीब 2000 डेटा सेट्स हैं। ओके, ऑफ वेरियस डोमेन्स। रियलिस्टिक डेटा, रियल डेटा, नॉट रियलिस्टिक, रियल डेटा दैट इज पब्लिकली अवेलेबल। सैटेलाइट डेटा भी होगा, क्रॉप यील्ड का भी होगा, जीडीपीस का भी होगा, ह्यूमन रिसोर्सेस का भी होगा, बैंक्स का भी होगा, सबका होगा। उसमें से आपको एक डेटा उठाना है और लिटरली सर्च करना है पहले तो कि भाई लोगों ने इसके डैशबोर्ड किस तरह के बनाए हैं। ओके, क्योंकि उससे ये पता चल जाएगा रिक्वायरमेंट क्या है। एग्जैक्टली, एंड even more important, all humans learn by imitating from our childhood। बच्चा भी होता है, जो टॉडलर जो होते हैं, बिल्कुल इन्फेंट, वो चलना बोलना भी अपने आसपास के लोगों को देख के ही सीखते हैं,
है ना। तो अगर आप इमिटेट करके सीख रहे हो, वही तरीका होता है वैसे तो। सही बात है। फिर आप अपना स्टाइल बना सकते हो, आप अपना यू कैन क्रिएट समथिंग ऑन योर ओन, True. बट पहले उसको फर्स्ट देख के सीखो, फिर धीरे धीरे उसमें थोड़ी चेंजेस करो, हाँ जी। फिर धीरे धीरे और रिक्वायरमेंट देखो क्या चीज है, फिर धीरे धीरे देखो और उस डेटा को कैसे कीन नजरों से देखा जा सकता है, कैसे उस डेटा से डिसीजन की तरफ अगर पहुंच रहा है तो क्या क्या आपको बार रखने होंगे इस चीज के लिए, Exactly. क्या क्या क्राइटेरिया रखनी होगी, उसके हिसाब से उसको कस्टमाइज करना होगा। एग्जैक्टली तो ये समझने में ना लोगों को मतलब सालों लग जाते हैं। इनफैक्ट मैं तो काफी डेटा साइंटिस्ट के साथ काम किया है 10 साल में। कुछ डेटा साइंटिस्ट 5-6 साल बाद भी नहीं अच्छे डैशबोर्ड बना पाते, क्योंकि वो सिर्फ डेटा के एस्पेक्ट से सोचते हैं। बट अगर आपने रिक्वायरमेंट के एस्पेक्ट से देखना बहुत बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के एस्पेक्ट से अगर आपने स्टार्टिंग ही उस तरह करी ना, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल, मतलब आप योर हायरेबिलिटी बेसिकली इंक्रीजेस टेनफोल्ड। ट्रू 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 राइट। ये तो आपने बहुत ही सही चीजें बताई। और देखो दोस्तों, जैसा सर ने बताया ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है अगर आप चाहते हो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना। तो सबसे पहली चीजें, बेसिक फंडामेंटल चीजें जो पांडाज हो गए, आप जो एसक्यूएल हो गए उसको जाइए। सेकंड, कुछ ऑसम डेटा सेट, ऑसम पब्लिक डेटा सेट गिटहब पे है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपको मनपसंद डेटा सेट लगे उसको उठाइए और उस डेटा पे देखिए किस तरीके से लोगों ने लाइब्रेरी वो अपना डैशबोर्ड बनाया है। एग्जैक्टली उस डैशबोर्ड को पहले समझने की कोशिश करिए कि उन्होंने जो बनाया उनका माइंडसेट क्या रहा होगा। फिर आप देखिए उस डेटा शीट को और नैरो करके देखिए कि इसे अगर हमें कंक्लूड करना है, रिक्वायरमेंट बनानी है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी, इसको और नैरो कैसे किया जा सकता है, कैसे ये डेटा या आपका जो डैशबोर्ड है ये डिसीजन में रोल प्ले कर सकता है इस चीज को लेके। और ऐसे मल्टीपल चीजें आप करते रहोगे, ऑटोमेटिक आपको डैशबोर्ड बनाना, एक नॉर्मल फनल के थ्रू डैशबोर्ड बनाना आपको आ जाएगा। एग्जैक्टली पहला जो अच्छा डैशबोर्ड बनता है वो शायद लोगों का 41st या 45th डैशबोर्ड होता है। ओके, सो इट्स नॉट लाइक कि आपने 2-3 डैशबोर्ड्स बनाए एंड नाउ यू हैव बिकम अ गुड डैशबोर्ड क्रिएटर। सही। तो मतलब पहला अच्छा डैशबोर्ड बनाने में मुझे भी टाइम लगा था, मुझे भी सालों लगे थे, बट मतलब क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से भी बिलोंग करता हूँ तो मेरी थिंकिंग शायद उस वजह से ही थी ऐसी। सही। तो दूसरे तीसरे साल में ही मैंने अच्छा बनाना सीख गए थे आप। हाँ, नहीं, बहुत ही अच्छा बनाते हो सर आप। राइट, मैंने देखा था उस चीज़ के लिए आपके पीपीटी भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप बनाते हो। कोई भी मैं देखता हूँ, कोई भी चीज़ आप बनाते हो तो आपका एक हिरार्की होता है कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप बनाते हो पहले उस चीज़ को लेके। कोई भी काम करने से पहले भी मैं देखता हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट है, फिर किस तरीके से कहाँ पर पहुँचना है, वो आपकी एक आउटलाइन बनी होती है पहले से। तो वो मैंने आपका फॉलो किया है, वो देखा है। तो ये मैं भी बहुत प्रभावित हूँ उस चीज़ से, इस चीज़ को लेके। सर एक और चीज़, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा डैशबोर्ड बनाना भी धीरे सेकेंड ईयर में उसने दिया, 6 महीने में, 4 महीने का ही आजकल सेमेस्टर हो रहा है, 4 महीने उसने मैं मानता हूँ कि 40 डैशबोर्ड उसने बना डाले और 40वां डैशबोर्ड उसका ठीक ठाक बन रहा है। अभी भी एन नंबर ऑफ अटेम्प्ट करने से देखो उस चीज़ को सही करने में तो बरस बीत जाते हैं। टाइम जितना आगे जाएंगे, 60 साल की उम्र में भी उनको पुराने जो बनाए होंगे 59th ईयर के में, उससे अच्छा ही मिलेगा। हाँ, तो वो तो सीखेंगे। इसमें मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, सॉरी, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ। ट्रू। आई स्टिल स्ट्रगल विद दिस। सही बात। मेरे को तो हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है, बट हाँ, व्हेन यू आर लर्निंग यू शुड नॉट एम फॉर परफेक्शन, यू शुड एम फॉर गुड। सही बात है, सही बात है। और टाइम डेडलाइन भी होता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि आप परफेक्शन के चक्कर में पता चला 10 वर्षीय पंचवर्षीय योजना के साथ बना रहे हो चीज। राइट सर, एक चीज और, बच्चा फर्स्ट ईयर में सीख गया, डैशबोर्ड बनाना सीख गया, अब वो आया सेकंड ईयर में, अब वो बच्चा जाके मशीन लर्निंग सीख सकता है। फर्स्ट ईयर मशीन लर्निंग के हाथ नहीं लगाना है, नहीं, बिल्कुल सेकंड ईयर मशीन लर्निंग की शुरुआत कहां से? क्योंकि मशीन लर्निंग को समझने के लिए तो सर मैथ्स वो पहले फर्स्ट सेमेस्टर में सारा कंप्लीट कर चुका है, अब सीधा मशीन लर्निंग में। अब मशीन लर्निंग को भी समझने के 2-3 अप्रोच है शुरू करने के। अगर आप बुक्स में देखोगे तो बहुत सारे हैं, मशीन लर्निंग विद द मैथमेटिकल अप्रोच, मशीन लर्निंग इन प्रैक्टिकल अप्रोच। मशीन लर्निंग को देखने के भी अलग अलग नजरिए हैं। ओके, मशीन लर्निंग बच्चों को कहां से थर्ड ईयर में शुरू करना चाहिए ताकि उसको थर्ड सेमेस्टर से, कि ताकि वो चीजों को कवर करे। ओके, और उससे पहले एक छोटा सा और चीज, क्या उससे पहले मशीन लर्निंग की शुरुआत करने से पहले क्या उसको लैंग्वेजेस पे भी, पाइथन पे भी कमांड कर लेना है? क्योंकि अभी तक हमने फर्स्ट ईयर में पाइथन की बात करी नहीं है अभी तक। पांडास में एक तरह से पाइथन ही लाइव सीख रहे हैं, तो वो चीज होगी जो क्या होगा। बट क्या और ज्यादा परफेक्शन करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि एक चीज आप नोटिस करेंगे, पाइथन के साथ हर लाइब्रेरी एक तरह से अपना अलग ही सिंटेक्स बना रही है। ट्रू।
अपना एक तरह से इट्स लाइक लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज ऑल टुगेदर। सो बेस पाइथन पे आप ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता 2 हफ्ता स्पेंड कर लीजिए कि भाई मुझे पाइथन में हेलो वर्ल्ड लिखना आता हो, फॉर लूप चलाना आता हो, लिस्ट क्या होती है ये समझना आता हो, ठीक है। ये बच्चा 3rd सेमेस्टर में कर सकता है, ठीक है। पहले 2 हफ्ते सिर्फ पाइथन सीख रहा है, फिर 2 दिन वो लगाएगा वो सारे टर्म्स कहीं पेन पेपर पे लिख के ले, और ये जो टर्म्स का जो एक चीट शीट बनाएगा, एक पेज बनाएगा, वो फंक्शन आप समझ सकते हो कि कैसे यूटिलाइज करना है उन सब चीजों। हाँ, तो वो अभी नहीं समझ में आएंगे उसको, ठीक है। वो धीरे 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 करके जैसे जैसे वो और मॉडल सब पढ़ेगा वो समझ, और जैसे जैसे यूज करने लग जाएगा उस चीज को। एग्जैक्टली। फिर उसे ये समझना पड़ेगा कि भाई उसको पहले 3 जो मॉडल्स होने चाहिए लीनियर रिग्रेशन, फिर होना चाहिए एमएल में चले गए हम, हाँ, लीनियर रिग्रेशन चल रहा है, ठीक है ना। फिर होना चाहिए, इसको मैं कोरिलेट करता हूँ सर स्टैटिस्टिक्स से। लीनियर रिग्रेशन नहीं ना, पॉइंट्स के कोरिस्पोंडिंग उसके मैप बनाते हुए। थोड़ा और 10 साल और पहले जाएं, 2005 में लीनियर रिग्रेशन यूज्ड टू एंड हमने इन सबको स्टैट्स पे पढ़े हैं सर ये। हाँ, लीनियर रिग्रेशन 200 साल पुराना है, ठीक है। बट आज पहले उसे इन्फेरेंस क्या स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस बोलते थे, आज इसे मशीन लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, इट्स जस्ट हाउ इट इज बीइंग यूज्ड नाउ इज न्यू। ट्रू, ओके। तो सबसे पहला मॉडल लीनियर रिग्रेशन, फिर के मींस क्लस्टरिंग, फिर उसके बाद एसवीएम इज सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, ठीक है, ठीक है। ये 3 सबसे बेसिक मॉडल होते हैं 3 अलग अलग टाइप की मशीन लर्निंग के, ठीक है। फिर अगर और ये कहाँ से सीखना चाहिए? कोई रेफरेंस आप बच्चों को कोई बुक्स के फॉर्म में बताना चाहो, या कुछ आपके ही रिसोर्सेज अवेलेबल हो कुछ? सो अगेन प्रोजेक्ट्स में तो कराता ही हूँ, मैंने एक आध यूट्यूब पे वीडियो भी डाला है, एंड अगेन नेशंस के लिए बेस्ट लगता है क्योंकि वो भी मेरे के लिए जाओगे तो पूरा सर ने पूरी उसको रिव्यू किए हुए हैं, हाँ, तो सब कुछ उसके अंदर आपको मिल ही जाएगा। हाँ, वो रिव्यूड आर्टिकल्स हैं तो आप एक बार ही देख भी सकते हैं। नहीं तो मशीन लर्निंग का प्रोफेशनल कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, हाँ जी, तो आप चाहो तो आप उसको भी आप ऑप्ट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। बट यस, वी हैव अ प्रोफेशनल कोर्स। अगर आप चाहते हो कि नहीं कम मेहनत में चीजें परोस के हमें दी जा सके, तो यस, GFG इज ऑलवेज अवेलेबल विद द फ्री, ऑलमोस्ट फ्री कंटेंट, राइट, और बेस्ट क्वालिटी के साथ। ऑलमोस्ट फ्री इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेग्लिजिबल फीस है उनकी। मैं इवन इफ people come students come to my classes na, in the first class itself I say that for you I am not the best teacher, for you are the best teacher to you. True. आप अपने आप से बेटर किसी और से नहीं सीखते हो, तो और जब तक आप मैं पढ़ा भी दूं बट आपने उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करी, इट्स इक्विवेलेंट टू मी नॉट टीचिंग एट एनीथिंग एट ऑल, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर परोस भी रहे हैं तो उन्हें खाने के लिए तो हाथ आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। सही बात है, बिना उसके तो काम चल नहीं सकता। ठीक है, फिर बात करते हैं जब ये तीनों मॉडल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उन हर एक मॉडल को 3 एस्पेक्ट से देखना चाहिए। फर्स्ट इज कंसेप्चुअल, कि भाई हो क्या रहा है, क्या फायदा होगा, कैसे, अगर मेरे को ये मॉडल समझाना है किसी को तो मैं क्या शब्द यूज करूंगा, जस्ट कंसेप्चुअल्स, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट इज मैथ्स, ठीक है। इन 3 मॉडल्स की मैथ्स में डेप्थ में जाइए, सही बात है, ठीक है। तीसरा एस्पेक्ट इज द कोड, एंड यू विल सी द कोड इज सो सिंपल, इट्स लाइक 3 लाइंस ऑफ कोड फॉर ऑल दीज 3 मॉडल्स। ओके। बाकी सब में, बाकी जितने भी मॉडल्स हैं उनके सिर्फ कंसेप्चुअल्स और कोड देखिए, उनके मैथ्स में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। सही बात है। गेट के लिए मैं बोलता हूँ कि ज्यादा जाने की जरूरत होती है, बट इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। सही, ठीक है। तो ये जो है, ये सब भी होता है क्या सर मशीन लर्निंग में? सुपरवाइज लर्निंग, हाँ, सुपरवाइज, ये सब भी पढ़ने की जरूरत है इनको? हाँ, सो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन इज अ रिग्रेशन मॉडल, देन के मींस क्लस्टरिंग इज अ क्लस्टरिंग मॉडल, support vector machine is a classification model, regression and classification are supervised learning and clustering is unsupervised learning. Okay, तो इसलिए मैंने ये 3 ही पकड़े हैं, और ये 3 इन टाइप की लर्निंग्स के सबसे सिंपल होते हैं। और भी तरह की होती हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, अनोमली डिटेक्शन। कोई बुक्स बच्चों को आप सजेस्ट करना चाहें? सबसे बढ़िया बुक जो मुझे लगी है आज तक वो है द प्रैग्मेटिक प्रोग्रामर। ओके। ये दिस इज नॉट फॉर डेटा साइंटिस्ट, दिस इज फॉर ऑल डेवलपर्स।
ओके, इट्स अ वेरी स्मॉल बुक, आई थिंक 80 पेजेस की है। इसमें मशीन लर्निंग की भी अपने कुछ भी अच्छा, नहीं ये है। सिर्फ अप्रोच है? हाँ, सोचना कैसे है डेवलपमेंट के बारे में। नहीं, पर मैं सिर्फ एमएल के बारे में पूछ रहा हूँ। ये 3 चीजों को समझने के लिए बच्चों को कोई वीडियोस तो ठीक है, कोर्सेज ठीक है, यूट्यूब ठीक है, ओके, बट एक बुक है ISLP, मैं उसका फुल फॉर्म भूल गया हूँ, बट इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल लर्निंग फॉर पाइथन। ओके उसमें पूरी डेप्थ में आपको मैथ्स भी मिलेगी, ओके, पूरी डेप्थ में आपको कोड भी मिलेगा, पूरी डेप्थ में आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। बट अगेन इट्स अ वेरी हेवी बुक, इट्स एब्सोल्युटली एन एकेडमिक बुक। ओके, If you pick any data scientist who has been working for more than 2-3 years, they are following those particular book, they are not following but they that are not following, right। मैं बताता रहा हूँ, सिर्फ पहले 3 मॉडल्स में, ये लीनियर रिग्रेशन, के मीन्स और SVM, इन 3 में ही मैथ समझने की जरूरत है। अच्छा, बाकी की चीजों में, बाकी की चीजों में नहीं जरूरत पड़ती। ओके, कोई इतना इम्प्लीमेंट करता ही नहीं। सही बात है। क्योंकि अगेन मेरे को अगर एक लाइन में, अगर मैं SVM की जगह मुझे कोई रैंडम फॉरेस्ट मॉडल बनाना हो, यू चेंज करना हो, तो इट्स जस्ट वन लाइन ऑफ कोड। ट्रू सर। एक चीज और, अब बच्चा 3rd सेमेस्टर में, ये 3 चीजें मेरे ख्याल से, ये 3 चीजों में ये इसका बच्चे का 2nd मंथ था, मतलब 3rd सेमेस्टर के 2nd मंथ। ओके, अब उन्हें बाकी सारे मॉडल्स कैसे सीखने, प्रोजेक्ट्स। मतलब मैं फिर भी थोड़ा सा और बच्चों को टाइम देता हूँ, नॉट 2nd मंथ, एक पूरा सेमेस्टर ले लीजिए, इन 3 चीजों में अच्छे से करिए, क्योंकि सर बहुत इंजीनियरिंग बहुत बड़ा बचा हुआ है। okay. एक दो प्रोजेक्ट पहले आप कर लीजिए सीखने के लिए, बट हाँ, जब आप 4th सेमेस्टर के अंदर आएंगे, प्रोजेक्ट्स, तो प्रोजेक्ट्स पे पूरा, क्योंकि उससे पहले आपको जितने भी नॉलेज की जरूरत थी, एक तरीके से देखा जाए तो डैशबोर्ड बनाना भी एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट ही है। हाँ, प्रोजेक्ट्स ही हैं, प्रोजेक्ट ही है, तो वो भी आप कर चुके हो काफी, पर वो सब CV लाइक प्रोजेक्ट नहीं है, वो सब आपको नहीं लिखना, वो सब आपकी एक डैशबोर्ड होना चाहिए आपके रेज्यूमे, पर वो सर अच्छे लेवल पे जब आप बनाने लगे, जब अच्छा हो। हाँ। क्योंकि वो हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछ ले उस चीजों को। हाँ जी, ऐसे नहीं पता चला आपने बेसिक से बनाया और उसी को मेंशन कर दिया आपने, राइट, उस पर बहुत अच्छा काम किया, लास्ट ऐसी यूजफुल चीजें बनाई, या बहुत सारे टाइम में आपने ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जो रियल टाइम में यूज हो रहे हैं कहीं, राइट, ऐसे मिल जाएंगे आपको बहुत सारे जगह, राइट। इवन स्टार्टअप से आप कहीं कनेक्ट करोगे, इंटर्नशिप करोगे, 2nd ईयर से भी आप इंटर्नशिप पे आप जा सकते हो, वो खुद आपको बहुत सारे काम दे देते हैं, उनके प्रोजेक्ट, आपके बनाए हुए प्रोजेक्ट वो यूज कर रहे होते हैं, तो वहां से आपको रियल डेटा भी, आपको सिनेरियो दिख जाता है कि कहां पर क्या चीज फट रही है, कहां पर कौन सी चीज यूज हो रही है, सब कुछ आपको पता चल जाता है, वो बेनिफिशियल होगा, राइट। और इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट सबको होती है सर, कंपनी को भी होती है, जैसे आपको रिक्वायरमेंट होती है, हर एक कंपनी को भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपको नहीं मिल रहा होता, कंपनी को भी अच्छे लोग नहीं मिल रहे होते, तो दोनों ही जगह मैच करता है। अब सर बच्चा आ गया 4th सेमेस्टर में, प्रोजेक्ट भी 2-3 कर चुका है इन तीनों मॉडल के ऊपर जो आपने बताया था, उसके ऊपर 2-2, 3-3 प्रोजेक्ट कर चुके हैं, चीजों को पढ़ चुका है, समझ चुका है, बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो कर चुका है, नोट्स अपने प्रॉपर बना चुका है, सब कुछ उसको आइडिया है। 4th सेमेस्टर में सीधा प्रोजेक्ट में घुसा। अब ये प्रोजेक्ट के लिए कैसे, कहां से शुरू करे, नए तरीके, वैसे तो अब आइडिया लग ही चुका होगा बच्चे को, पर फिर भी अब अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट में उसको एंटर लेने की जरूरत है, अब वो कैसे एंटर करेगा? सो उसके लिए सबसे पहले एक वेबसाइट खोलनी है, कैगल करके। कैगल, हाँ, उसमें कॉम्पिटिशन्स टैब होगा, उसमें जाएंगे, उसमें गेटिंग स्टार्टेड में जाएंगे, करीब 10-12 अच्छे प्रोजेक्ट्स वहां से मिल जाते हैं। ओके, ठीक है, वो 10-12 प्रोजेक्ट्स आप हर एक प्रोजेक्ट को 2-3 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, फिर कैगल में ही प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। Once you do all of these getting started competitions, okay, you understand what is a good project, what is not a good project, and in Kaggle itself there are so many. I think last I remember there are about 200,000 projects, मतलब 2 लाख प्रोजेक्ट है उसके अंदर। हाँ जी, सारे नहीं करने होते, कर भी नहीं सकते सर, है ना। और कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें प्राइज मनी भी होता है। ओके, एक कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे होते हैं जिनमें $1 मिलियन का प्राइज मनी भी होता है। अच्छा, हाँ, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 50,000 का होता है। मैं भी एक जीता था, $5,000 तब ज्यादा होते थे, बट 2016 में करा था मैंने। अच्छा, $5,000 अरे सर मुबारक, कहाँ है पैसे खर्च हो गए सर? सर 10 साल पुरानी बात है। बट तब एक्चुअली दिक्कत क्या हुई थी कि मैं वो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट नहीं कर पाया था, तो वो एक तरह से एक्सपायर हो गए थे। मतलब वो उसके लिए पेपैल अकाउंट वगैरह का सेटअप का इशू था, तो वो इंडियन, अच्छा, इसको आप ट्रांसफर अपने इसमें नहीं कर पाए? हाँ, क्योंकि उस टाइम पे 60% कट लेती थी इंडियन गवर्नमेंट। 60% कट? हाँ जी, कॉम्पिटिशन से या प्राइज मनी में आप जीतते थे ना। इसका तो मैं कठोर शब्दों में निंदा करना चाहूंगा। अब अभी भी वैसे कोई बच्चा प्रोजेक्ट बना के जीत रहा है,
गवर्नमेंट 60% टैक्स लगा रही है, ये मतलब अभी भी 40% है, अभी भी 40% है, कम हुआ है लेकिन 40% है आज। मैं तो सर इसके मतलब इसका तो कठोर शब्दों में निंदा करना चाहूंगा इसी। सर बच्चे का सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, अब बच्चा थर्ड ईयर में आया है, अब थर्ड ईयर में आया, अब बच्चे को इंटर्नशिप करनी है, राइट, पेड इंटर्नशिप करनी है ताकि उसको पीपीओ मिल जाए, राइट, और पैसा तो सबको चाहिए सर, प्लेसमेंट चाहिए सबको। उसने अभी तक काफी कुछ प्रोजेक्ट बना लिए, जो सेकंड ईयर में आपने गाइड किया वो प्रोजेक्ट बना लिया, अब वो थर्ड ईयर में आया है, अब सबसे पहले वो कंपनी में अप्लाई क्या करें, उस कंपनी में कौन कौन से तरीके की जॉब होती है, इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट होती है, अब उस इंटर्नशिप के लिए बच्चा अपना प्रोफाइल को किस तरीके से मेंटेन करे, सबसे पहले कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट होती है। कंपनीज की आजकल मैं बताऊं तो दो टाइप की रिक्वायरमेंट चल रही है, एक तो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग इंजीनियर और या फिर जेनीआई से रिलेटेड कोई। अब जब थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर में है कोई भी स्टूडेंट, तो ही और शी इज नॉट जस्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स, ही और शी स्टिल हैज सम टाइम। तो उस टाइम में ना स्टूडेंट्स को डीप लर्निंग पढ़नी चाहिए थोड़ी सी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मे बी 1.5 वीक्स, क्योंकि डीप लर्निंग आजकल नहीं यूज होती। पीपल आर सेइंग कि भाई अगर मुझे डीप लर्निंग के लिए जीपीयूज लगाना है तो मैं जनरेटिव एआई क्यों ना यूज कर लूँ, ठीक है। फिर जेनीआई में 3 एस्पेक्ट्स पकड़ने होते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, रैग और फाइन ट्यूनिंग ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में 2-3 दिन, 1 हफ्ता मैक्स, रैग में 1 हफ्ता मैक्स, और फिर फाइन ट्यूनिंग में 2 हफ्ते मैक्स, मतलब 1 महीना पूरा इसमें चला जाएगा। हाँ, फिर 1 आध महीना वो एजेंटिक एआई भी साथ में कर रहा है, और फिर साथ के साथ प्रोजेक्ट्स भी करते रहे। मतलब मैं सोच रहा हूँ ये एक सेमेस्टर यानी ये 5th सेमेस्टर वाला जो काम है बच्चों का, वो इसी चीज में चला जाएगा। एग्जैक्टली, 5th सेमेस्टर बिकम्स द मोस्ट क्रिटिकल वन इन दिस पर्टिकुलर केस। अब कंपनीज में कैसे अप्लाई करना होता है, कंपनीज में जो भी हायरिंग होती है वो 4 सोर्सेज से ही होती है। इंटर्नशिप की भी यही होती है कि मेन हायरिंग की बात कर रहे हैं आप? काइंड ऑफ बोथ, ओके। जो पहला वाला बता रहा हूँ वो नहीं होता, बट बाकी सारे होते हैं। पहला होता है आईजेपी, व्हिच इज इंटरनल जॉब पोस्टिंग, जैसे कि आप किसी एक कंपनी में ही है, किसी है अपने डिपार्टमेंट को स्विच कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एग्जैक्टली, बट दैट इज नॉट अ वैलिड अप्रोच फॉर अ स्टूडेंट, राइट। सेकंड होता है, एंड मैं ऑर्डर में बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड होता है आप कंपनी के करियर्स पेज पे जाए, आपके पास एक स्टूडेंट के पास एक लिस्ट ऑफ कंपनीज होनी चाहिए जिसके वो करियर्स पेज पे जाए, ठीक है। उस पे जाके अप्लाई करे, नॉट ऑन लिंक्डइन। You can use LinkedIn to search for a job, but you still should apply on the careers page. थर्ड होता है रेफरल, ठीक है। सबसे मुश्किल यही होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो आप रेज्यूमे भेजो, कोई बंदा रिस्पॉन्ड करे ना करे, शायद 100 में से एक बार ही रिस्पॉन्स आएगा, बट डिसहार्टन नहीं होना है। सही बात है, ठीक है। फोर्थ होता है आपका लिंक्डइन, नौकरी, हाईरेस्ट, ये सारे एक बराबर है आजकल, सही, ठीक है। तो आपको रेज्यूमे बहुत जगह भेजना हो सकता है। सो अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो बेसिकली ना मोटा मोटा 3 स्टेप्स होते हैं किसी भी जॉब के लिए, बिल्कुल हाई लेवल पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले होता है रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, देन होता है टेक्निकल राउंड्स, देन होता है एचआर राउंड्स, ठीक है। रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग इज द हार्डेस्ट। ट्रू, आपका रेज्यूमे मे बी गुड, बट आपकी शॉर्टलिस्टिंग होना हो, ये इसका बहुत लक का बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि भाई 90% ऑफ द केसेस आपके रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। फिर आप टेक इंटरव्यू में हो, अगर आपने उस तरह पढ़ाई करी जैसे हमने बताया अभी, आपका 90% चांस है कि आपका क्लियर हो जाएगा टेक राउंड। सही बात है। और एचआर राउंड में भी 90% चांस है क्लियर हो जाएगा। तो पहला ही राउंड डिफिकल्ट है। हाँ, रेज्यूमे जो शॉर्टलिस्ट, उसके लिए भी कोई की पॉइंट्स हैं सर कि इस तरीके से करना चाहिए रिज्यूमे में, इस तरीके से चीजें डालनी चाहिए? रेज्यूमे में मैंने इनफैक्ट एक थोड़ा बड़ा वीडियो भी बनाया था 25 मिनट का, जहाँ पे मैं एक स्टूडेंट का रेज्यूमे ठीक कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो वो उसमें सिर्फ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, और मतलब आपका 60 to 70% जो रेज्यूमे होना चाहिए वो प्रोजेक्ट पर बेस्ड होना चाहिए। Nobody cares about your date of birth, nobody cares about your hobbies, your extracurriculars, your skills, even nobody cares about your certificates. सर पीएसयू के इंटरव्यू पर उल्टा है। Is it? पीएसयू के इंटरव्यू में सर हॉबीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Is it? एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा सर। यस, अच्छा, आई नो दैट। मेरे इंटरव्यू में पूछे गए थे सर क्वेश्चन। मेरा पहला पीएसयू का इंटरव्यू मुझे याद है, मैंने लिखा था सर रीडिंग रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बुक्स। अच्छा, एंड सेकंड था पामिस्ट्री।
अच्छा। तो उसमें लगभग 7 लोगों का पैनल की टीम बैठी हुई थी, 3 इधर थे, 3 और बुजुर्ग आदमी थे, पैनल के हेड थे, वो रिटायर्ड थे, आई थिंक इसरो ही साइंटिस्ट थे, रिटायर्ड थे वो। हम्म। तो उन्होंने मुझे ऐसे चश्मा पहना हुआ था, देहरादून के थे वो, इंटरव्यू में ही बताया उन्होंने, ऐसे चश्मा नीचे किया उन्होंने, रीडिंग रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल, क्योंकि जनरली लोग लिखते नहीं है, पढ़ते हो तुम? मैंने कहा यस सर। बोला कौन सी किताबें पढ़ते हो? मैंने कहा सर रामायण महाभारत ऐसे 2 नाम दिए। कितनी बार पढ़ी है? मैंने कहा सर 1-2 बार पढ़ी है कुछ कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसने बोला पामिस्ट्री भी करते हो तुम? बोला हाँ। बोला अपना हाथ देख के बताओ कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैंने कहा सर सेल्फ पामिस्ट्री नहीं की जाती। बोला नहीं मैं इतना, अब देखो, बोला इतना बुजुर्ग हूँ बेटा, मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, देख के बताओ सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब मैंने देखा, मेरे को तो वही 10 रुपए वाली किताबों से ही पढ़ी थी मैंने। तो मैंने कहा सर लिखा तो है कि सिलेक्शन होगा, बट दिस लाइन बिलोंग्स टू कर्माज लाइन, ये कर्म की लाइन है, और अगर नहीं होगा तो भाई इसरो नहीं तो बार्क ही सही, बार्क नहीं तो DRDO ही सही। तो उसने देख के मुस्कुराने लगे। बोला कैसे देखा तुमने बताओ? तो मैंने उसको बताया ये पर्वत होता है, ये चीज़ें होती है, ये बुध होता है, ये सारी चीज़ें। तो बड़ा मतलब उनको अच्छा लगा ये चीज़ सुन के, तो उन्होंने भी अपना हाथ रख के दिया ऐसे सामने, थोड़ा मेरे इवन काफ़ी डिस्टेंस था। तो आज बुला के जब डिस्कशन चला था तब कैसे देखा तो बताया, तो उन्होंने बोला मेरा भी देख के बताओ जरा, और ये इंटरव्यू चला था बाकायदा। अच्छा। तो मैंने बोला, हालांकि 70-75 साल के होंगे, मैंने कहा अब 2-4 साल का क्या ही फ्यूचर बताऊं। बट स्टिल मैंने देखा, हालांकि उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था बाद में, बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही प्यार से। मेरा इंटरव्यू बहुत बेकार जा रहा था, उन्होंने उस इंटरव्यू को एक सही तरीके से शायद हम उसमें लेके आए। तो ऐसा भी होता है सर, PSU गवर्नमेंट में पूछे जाए, टेक्निकल नो डाउट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर ये आपके एक ओवरऑल व्यक्तित्व को बताता है चीजों को लेके। बट प्राइवेट में आपकी पर्सनालिटी डजंट मैटर, राइट? in PSU it matters because they want you to be reliable and accountable. प्राइवेट में रिलायबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, वर्क सब निकाल के ही दम देंगे, निचोड़ के ले आते हैं, ठीक है? सही बात है। तो या वही, सो स्टूडेंट्स को ये 4 तरीके देखने होते हैं। लिंक्डइन, हाईरेस्ट वगैरह, naukri.com आर गुड रिसोर्सेज, बट दे शुड बी योर लास्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है? अपने कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए वो यूज कर सकते हैं उस चीज को, रेफरल के लिए काम आ सकता है उस चीज को लेकर। एट द एंड ऑफ द डे लिंक्डइन 6-7 साल पहले अच्छा होता था, बट आज के दिन में एक सोशल मीडिया ही है। हाँ, सोशल मीडिया की तरह लोग, मैं देख रहा हूँ कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, किसी का ब्रेकअप भी हो रहा है तो डाल देता लिंक्डइन पे ब्रेकअप हो गया मेरा, राइट? मैं देख रहा हूँ आजकल काफी बच्चे ही मेरे से कनेक्टेड रहते हैं। अच्छा। मैं देख रहा हूँ बच्चा कुछ भी लिख रहा है चीजों को लेके, आज वो दूसरा फेसबुक बनता जा रहा है। हाँ। राइट। एक और चीज सर, 3rd ईयर में, 2nd ईयर, 3rd सेमेस्टर, 3rd ईयर के अंदर 5th सेमेस्टर में बच्चे ने वो पढ़ा, 6th सेमेस्टर तक बच्चे ने इंटर्नशिप ये सब चीजें ट्राई करी, कुछ पेड इंटर्नशिप करके आ गया, सीखा, उन्हीं के प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर रहा है, बीटेक में सारी चीजें कर ली। अब बच्चे का है फाइनल, वो कयामत का 1 साल, जब जॉब लेनी ही है, PPO नहीं मिला तो हमें बाहर अप्लाई करना है। तो अब बाहर अप्लाई करने के तरीके तो यही है, पर कुछ नई चीज जो अपने अंदर वो एड ऑन कर सकता है, सो दैट उसके रेट सक्सेस जो जॉब मिलने के वो बढ़ जाए। वो ऐसी जगह में मान रहे बच्चा कॉलेज में, जहां पर कॉलेज के अंदर कंपनी नहीं आती, उसको अच्छा। बाहर से ही लेनी अच्छी कंपनी। तो अब वो भी ठान के बैठा 20 लाख से नीचे नहीं लूंगा। अच्छा, इतना पढ़ रहा है सर, 4 साल का। ठीक है। तो इसमें ना फिर बात आती है पोर्टफोलियो एंड इमेज बिल्डिंग की। ओके, ठीक है। पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए आपको सबसे पहले कुछ एंसिलरी टूल्स सीखने पड़ेंगे जो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के आसपास होते हैं। डॉकर हो गया, स्ट्रीमलेट, चेनलेट, ग्रेडियो, ऐसे टूल्स हो गए जो UI बना के दे देते हैं, है ना? ग्रेडियो में जैसे आप एक लाइन में एक चैटबॉट का UI बना सकते हो। ये सब एजेंटिक AI के अंदर ही चला गया या ये अब मशीन लर्निंग का पार्ट ही नहीं है। ओके, डॉकर इज डेवऑप्स, ओके, ग्रेडियो, स्ट्रीमलेट, चेनलेट इज काइंड ऑफ लाइक फ्रंट एंड। ओके, ट्रू, ठीक है, समझ गया मैं। आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, github.io करके एक टूल होता है, उस पे फ्री वेबसाइट्स बन जाती हैं। उसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स लिस्ट करेंगे, अपने स्किल्स लिस्ट करेंगे, अपनी पूरी डिटेल लिस्ट करेंगे, राइट? अपने पोर्टफोलियो, हर एक प्रोजेक्ट में एक लिंक होना चाहिए जिसमें आप लिंक पे क्लिक करें तो एक UI खुले उस प्रोजेक्ट के करस्पॉन्डिंग। ओके, हर एक चीज को कस्टमाइज करना है उनको। एग्जैक्टली। फिर साथ के साथ लिंक, अगेन दिस फेज इज अबाउट पोर्टफोलियो एंड इमेज बिल्डिंग। ओके, साथ के साथ उन्हें लिंक्डइन पे पोस्ट करने स्टार्ट करने चाहिए, प्रोफेशनल। हाँ, प्रोफेशनल पोस्ट। चैट GPT जिंदाबाद। आजकल तो प्रोफेशनल पोस्ट बहुत अच्छे निकाल देता है चैट GPT, ठीक है? मुझे यूज करना स्टार्ट करना है कि मेरा काम थोड़ा कम हो, बट मैं कर ही नहीं पाता, मुझे अच्छा नहीं लगता उसके आउटपुट, बट एनीवे। तो मैं तो वो यूज कर रहा हूँ सर। इज इट?
तो आपको प्रोफेशनल लिंक्डइन पोस्ट बनाने हैं और आपको लोगों से कनेक्ट करना है। आपको साथ के साथ अपने प्रोजेक्ट्स और अचीवमेंट्स ऐसे ग्लोरीफाई करने हैं, एकदम बेसिक से बेसिक अचीवमेंट भी ऐसी लगनी चाहिए कि कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी और कितनी जबरदस्त, ये अद्भुत आदमी, एग्जैक्टली, ये अवतार। एग्जैक्टली, पीपल शुड कम टू यू रादर देन यू गोइंग टू देम फॉर अ जॉब, ओके, राइट? देन यू शुड आल्सो स्टार्ट लुकिंग एट फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ढूंढने आप। हाँ जी, आपको कहाँ ढूंढ सकते हैं सर, कैसे मिलते हैं ये सब? सो फ्रीलांसिंग के इतना मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ लोगों को इसमें एडवाइस किया है, मेरे को कभी करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हम लोग वैसे ही अपनी जॉब में इतने कोई busy दिक्कत नहीं दोस्तों, आप लोगों को हम उनसे भी मिलाएंगे जिन्होंने बहुत प्रोजेक्ट फ्रीलांसिंग में किए Is होंगे, it? ताकि आप लोगों को वहां पर भी काफी कुछ आइडिया मिल बट सके। मुझे टॉप वेबसाइट्स पता है। बिल्कुल सर, अपवर्क सबसे ऊपर, अपवर्क, बिल्कुल ये नाम मैं भी लेने वाला था, क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो वहीं पे काम करता है। हाँ, और फिर फ्रीलांसर और फाइवर, ये 3 वेबसाइट सबसे कॉमन है, जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिसमें आप अपने प्राइजेस सेट कर देते हो, उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट मिल Exactly. जाता है। One of my, when I was hiring people, I used to lead a team of about 40 data scientists, right? Okay. कोविड के टाइम पे जब बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई थी, मेनी पीपल स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांस। तो मैं क्या करता था, मैं अपवर्क पे अकाउंट बना के अपने सीईओ को भेजता था कि ये देखो बॉस, इस बंदे की प्रोफाइल कितनी अच्छी है, इसे हायर कर लेते हैं, ठीक है? ये मैंने किया था, कोई करता नहीं है। बट हाँ, once you have these projects under your belt, real world projects, you can add them to your resume, enhance your portfolio, enhance your LinkedIn. Basically that should be the goal. और करो, प्रोजेक्ट करो। अगेन दिस इज अबाउट लर्निंग, नॉट अबाउट अर्निंग, बट फ्री में मत करना, फ्री में मत करना, सही बात है। प्लीज, चाहे आप 1000 रुपए ही लो, लेकिन लेना फ्री में। एक भी काम नहीं करना है अदर देन मे बी फ्रेंड्स, राइट? बट फ्री में कभी कोई काम नहीं करना है। सही बात है। तो सर मेरे ख्याल से बच्चों को हमने फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक की पूरी रोड मैप को हमने बता दिया। स्टिल अगर दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरीज होती है, इस पॉडकास्ट के, इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिएगा और जरूर बताइएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं किसी एक और एक्सपर्ट के साथ, और जहां पर हम आप ही के क्वेश्चन उन एक्सपर्ट के साथ हम डिस्कशन करेंगे। सर थैंक यू बच्चों को इतना इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए, उनको बताने के लिए कि कैसे उनकी पूरी रोड मैप बनानी। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।